नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में राज्यसभा का इम्पोर्टेंट 53 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा तो राज्यसभा आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और इसका पहले अपने चैनल पर जो है लोकसभा का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो नहीं देखे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या 250 है। इसमें आपको याद रखना है कि जो 250 है, इसमें से 238 आपके जो है राज्यों प्लस संघीय संघीय क्षेत्रों के आपके जो है निर्वाचित हैं। ठीक है, राज्यों प्लस संघीय क्षेत्रों के जो भी आपके विधायक चुने गए हैं उनके द्वारा निर्वाचित हैं। उसके बाद है कि जो 12 आपके मेंबर हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत हैं। राष्ट्रपति किसे मनोनीत करते हैं? तो जो भी व्यक्ति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में बेहतर काम करता है उसे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक है, साथ ही आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में जो है राज्यसभा में कितने मेंबर हैं? तो वर्तमान में आपके 245 हैं। 225 आपके जो हैं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा आपके निर्वाचित हैं और 8 आपके जो हैं संघीय क्षेत्रों के जो आपके विधायक हैं उनके द्वारा निर्वाचित हैं। और इनका निर्वाचन कैसे होता है? तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से राज्यसभा के मेंबर का निर्वाचन होता है। इसमें आपको याद रखना है कि जो आपके 8 संघीय क्षेत्र के सीट है, में दिल्ली का 3 है, 1 पुडुचेरी का है, 4 आपके जम्मू कश्मीर का है और आपके 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इसे यहाँ पर ऐसे लिखिएगा 225 8 प्लस 12 245। ठीक है, 245 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में होते हैं, तो राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं? 250 सदस्य, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा सरला। ठीक है, सरला संसद 69 आर्टिकल में, राज्यसभा 80 आर्टिकल में और लोकसभा 81 अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है। तो आपको याद रखना है कि जो लोकसभा है, लोकसभा ये जनता का प्रतिनिधि करता है, ये जनता का प्रतिनिधि करता है। जबकि जो राज्यसभा के मेंबर हैं, ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, फिर से बोलते हैं, ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है राज्यसभा का मेंबर। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। ठीक है, उनकी जनसंख्या के अनुपात में जो है राज्यसभा के सीट का आवंटन किया जाता है। राज्यसभा में जो है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व उसकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। इस प्रकार किस राज्य से राज्यसभा में कितने सीटें होगी, इसका निर्धारण जो है संविधान की 4थी अनुसूची में कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि संविधान की 4थी अनुसूची में जो है राज्यसभा की सीट के बारे में जिक्र किया गया है। कितने अनुसूचियां टोटल है? तो 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, टोटल आपके 12 अनुसूचियां हैं। हमारे मूल संविधान में आपके 8 अनुसूचियां थी। 4 अनुसूची को बाद में हमारे संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कीजिए। संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो आपके गलत है, होता है। दिल्ली का 3 है, 1 है पुडुचेरी का और 4 आपके जम्मू कश्मीर का है। निर्वाचन झगड़े का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है, तो आपके गलत है। किसके अधिकार क्षेत्र में? तो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, निर्वाचन संबंधी झगड़े का निर्णय करना न्यायिक के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, न्यायिक के अधिकार क्षेत्र में आता है। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, जो आपके 3 में लिखा गया है कि भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होता है, तो नहीं, संसद में जो है केवल लोकसभा राज्यसभा नहीं होता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, क्योंकि कोई भी अगर बिल
लोकसभा राज्यसभा से पारित होता है और कहाँ पर जाता है, तो प्रेसिडेंट के पास में जाता है। जब तक प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं करेंगे वो आपके एक्ट नहीं बनेगा, ठीक, वो आपके एक्ट नहीं बनेगा। और भी कारण है तो आपको ये याद रखना है। तो इसमें से कोई भी आपके सही नहीं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाए, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम जो बोल दिए हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है, तो ये आपके देखिए गलत तो है, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ एकाधिकार नहीं है, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं अगर राज्यसभा में कोई गड़बड़ी होता है तो, ठीक है, चुनाव में। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। जो राज्यसभा के सदस्य हैं राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं, राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। जो आपके आपके विधायक हैं, जो आपके विधायक हैं वो आपके राज्यसभा के मेंबर के लिए वोटिंग करते हैं। अनुच्छेद 80(4) के अनुसार राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एक संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है, राज्यसभा के विषय में इसमें से कौन सही है, तो देख लीजिए। यह भंग नहीं की जा सकती, तो सही बात है, इसे आप भंग नहीं कर सकते हैं, ये आपके अस्थायी सदन है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तो आपके इसका जो कार्यकाल है, ध्यान रखिएगा, इसका जो कार्यकाल है निर्धारित ही नहीं है। जो इसके मेंबर हैं, इसके मेंबर का कार्यकाल आपके 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो बिल्कुल ठीक है। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, ये भी गलत है। 30 वर्ष से कम नहीं होंगे, ठीक है, 30 वर्ष से कम नहीं होंगे। तो इसमें सही कौन है, तो 1 और 3 आपके सही है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 मेंबर का कार्यकाल आपके समाप्त हो जाता है। इसके सदस्यों की आयु कम से कम आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि नीचे 2 कथन दिया गया है, एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है, तो इसे देख लीजिए। इसमें है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, उसके 1/3 सदस्य दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं इस कारण से। जो आपके आर है, ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो सही बात है कि हर 1/3 जो आपके मेंबर हैं हर 2 वर्ष में क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। इसी कारण से जो है राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, ठीक है, तो ये पॉइंट आपका ठीक है। और आर जो एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल तो 6 वर्ष होता है। अगर पूछेगा राज्यसभा का, तो उसका कार्यकाल का निर्धारण नहीं किया गया है, ठीक है, राज्यसभा का। ऐसे है ना कि लोकसभा का 5 वर्ष होता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी आपके विघटित हो सकता है, लेकिन 5 साल माना जाता है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है, तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सही है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। इसके आधे मेंबर प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, ये आपके गलत है। इसके आधे सदस्य प्रति 3 वर्ष में, ये भी गलत है। 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष में, 2 वर्ष में, ठीक है, तो इसमें केवल आपका ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, आजीवन, तो आपको ध्यान रखना है 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि उसके पीछे कारण क्या है, सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, ये आपके गलत है, 6 वर्ष होता है। इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, तो सही बात है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, कुछ नहीं, 1/3, ठीक है। तो इसमें जो है सही कौन है, तो इसमें आपको याद रखना केवल आपके बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होता है, 1/3 होता है, ठीक है। उसके बाद है कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है, जो आपके राज्यसभा है इसका कार्यकाल है,
तो समाप्त होने का विषय नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्या पूछा गया है? राज्यसभा का कार्यकाल। आपको अगर यहाँ पर मेंबर का कार्यकाल पूछेगा, मेंबर का कार्यकाल, तो 6 वर्ष हो जाएगा। राज्यसभा के बारे में पूछेगा तो ये आपके राज्यसभा कभी भंग होता ही नहीं, क्योंकि क्या है, अस्थाई सदन है, ठीक है। क्योंकि हर 2 वर्ष में 1/3 मेंबर क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यसभा कभी भंग ही नहीं होता है, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? इसमें से कौन सा कथन आपका एक सही है? राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, तो बिल्कुल ठीक बात है। इसके सदस्य राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं, जबकि गलत है। जबकि राज्यसभा के मेंबर होते हैं, ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन इनको जो चुनने की प्रक्रिया है, इनको विधायक चुनते हैं, ठीक है। इनको विधायक चुनते हैं, ना कि जनता चुनती है। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना सभापति चुनती है, ये भी गलत है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। जो आपके उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति, वो आपके राज्यसभा का जो है क्या होता है, सभापति होता है। समझे बात को ना। उसके बाद है कि भारत के महान्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है, बोलने का अधिकार है, ठीक है। तो ये भी आपके गलत है। तो इसमें सही कौन है? केवल केवल ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। केवल ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। राज्यसभा कैसे भंग होता है? राज्यसभा कैसे भंग होता है? तो राज्यसभा भंग ही नहीं होता है, कैसे भंग का सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? सेम क्वेश्चन। राज्यसभा द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है। अनुच्छेद 80(1) का एवं अनुच्छेद 80(3) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति को आपके मनोनीत किया जाता है। किसे मनोनीत किया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में जो विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करते हैं, उन्हें जो है राष्ट्रपति राज्यसभा में आपके मनोनीत करते हैं। टोटल आपके 12 मेंबर को मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है तो राज्यसभा में 12 मेंबर को। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर आपको विचार करना है तथा उसके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है, तो चुन लीजिए। उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक बात है। जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है, उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। राज्य के अंतर्गत लाभ का पद निर्धारित नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है। तो इसमें आपका सेकंड वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे एक बार आप पढ़ लीजिए। राज्यसभा के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार व्यक्ति का नाम किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, किसी भी भारत के किसी भी। 6 अप्रैल 2003 से पहले यह आवश्यक था कि प्रत्याशी का नाम जिस राज्य के मतदाता सूची में हो, वहीं से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता था, परंतु 2003 के संविधान संशोधन द्वारा इसमें परिवर्तन कर दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अर्थात अब उसी राज्य के मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक नहीं है, समझे कि नहीं। अगर आप पंजाब के हैं तो आके उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ सकते हैं राज्यसभा का। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के लिए चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितना है? तो 30 वर्ष है। जैसे कि लोकसभा में आपको ध्यान है ना कि प्रधानमंत्री गुजरात के हैं, लेकिन चुनाव कहां से आके लड़े? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित हुई, उसका नाम क्या है? तो नरगिस दत्त उसका नाम है, नरगिस दत्त नाम है। साथ ही आपको यहाँ पर इसे एक बार पढ़ लीजिए कि भारत की प्रथम अभिनेत्री
जिन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया, उनका नाम है नरगिस दत्त। उनका कार्यकाल 3 अप्रैल 1980 से 3 मई 1981 तक रहा। जयललिता जयराम एआईडीएमके राज्यसभा सदस्य थी, जो 3 अप्रैल 1984 से 28 जनवरी 1989 तक अपने पद पर रही। बैजंती माला बाली 27 अगस्त 1993 से 26 अगस्त 1999 तक जो है राज्यसभा के लिए नामांकित सदस्यों में थी। देविका रानी चौधरानी वर्ष 1969 में प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली अभिनेत्री बनी। तो आपको याद रखना है कि प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था, तो देविका रानी चौधरानी को दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? तो देख लीजिए कौन आपके सही नहीं है। राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है, तो ये तो सही है। राज्यसभा को उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा, तो ठीक बात है। ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भी भाग के लिए बनाई जा सकती है, ये भी ठीक है। राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है, तो आपकी गलत है। जहां पर भी केवल आ जाए तो वहां पर चांस है कि 98% जो है गलत ही होगा, ठीक है। 98% गलत ही होगा, मात्र 2 से 1% चांस है कि आपके सही हो सकता है केवल वाला, ठीक है। तो अगर आपको नहीं आता है और वहां पर केवल आ गया है, तो आप केवल वाले ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप पढ़ लीजिए कि राज्य सूची में सम्मिलित विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित होने के उपरांत संसद बनाती है, ना कि केवल राज्यसभा बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्र हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प कौन पारित कर देता है? राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 249 प्रदान करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो विचार कर लीजिए। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं, तो एकदम ठीक बात है। जो धन विधेयक होता है उस पर राज्यसभा सिर्फ आपके बहस कर सकता है और 14 दिन के अंदर अपनी सिफारिश आपके लोकसभा को भेज सकता है, और लोकसभा उस सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा जो है धन विधेयक को लोकसभा को नहीं भेजता है, तो मान लिया जाता है कि राज्यसभा ने उसे पारित कर दिया है। राज्यसभा अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकती है, तो ये भी बात आपका जो है सही है, केवल आपकी लोकसभा कर सकती है। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती है, तो ये आपकी गलत है। चर्चा होती है, ठीक है, चर्चा होती है। तो इसमें केवल 1 और 2 आपके सही हो जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। केवल 1 और 2 यहाँ पर समझिएगा। संविधान के अनुच्छेद 113(2) के अनुसार अनुदान मांगों लोकसभा में रखी जाएगी तथा उसे ही उस पर मतदान का अधिकार होता है। लोकसभा को ही केवल आपके मतदान का अधिकार होता है। अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत कर भारत सरकार की प्राप्ति एवं व्यय का विवरण होता है, जिस पर दोनों सदनों में साधारण चर्चा होती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिएगा। किसी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को पारित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिश लोकसभा द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अनिवार्यता स्वीकार की जानी होती है और तत्पश्चात उन्हें विधेयक में अंगीकृत किया जाना होता है। तो इसमें देखिए जो राज्यसभा है
राज्यसभा जो भी आपकी सिफारिश देता है उसे मानने के लिए बाध्य लोकसभा नहीं है, तो ये आपकी गलत है। उसके बाद है कि धन विधेयक, जो धन विधेयक है राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है, तो सही बात है। जो धन विधेयक है राज्यसभा में पेश किया नहीं जा सकता है, तो केवल आपके आर सही हो जाएगा और ए आपके गलत है, ठीक है। और आपको याद रखना है कि जो धन विधेयक है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है संसद में। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? क्योंकि आपको ध्यान भी होगा कि धन विधेयक पर जो है राज्यसभा का कोई भी पावर नहीं है, तो पढ़ लीजिए। लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है, तो ठीक बात है। लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकता है। लोकसभा विधेयक को पुनः विचार के लिए राज्यसभा को लौटा सकती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक आयोजित कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें केवल आपके जो ए ऑप्शन है ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 109(2) के अनुसार लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को या तो स्वीकार करेगी या उनमें से सभी या किन्हीं को अस्वीकार करेगी, क्योंकि धन विधेयक के बारे में लोकसभा को विशेष प्राधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त है, ठीक है। निम्न में से कौन सी शक्ति लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त है? कौन सी शक्ति लोकसभा को जो है राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त है, तो कौन सा प्राप्त है? धन वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ठीक बात है। धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में, मंत्री परिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में, ये आपकी राज्यसभा इसके लिए ठीक है, अनुच्छेद 312 के तहत। यहाँ पर है कि जो मंत्री परिषद है, जो मंत्री परिषद का मंत्री होते हैं, किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधि है। जो लोकसभा है यहाँ पर आपके सारे लोग जनता के द्वारा चुन के डायरेक्ट आते हैं। तो इसमें 1, 2, 3 आपके सही है और 4 बल आपके गलत है, ठीक है। 4 बल आपके गलत है। अखिल भारतीय सेवाओं की सृजन अनुच्छेद 312 के संबंध में राज्यसभा को अनंत शक्ति प्राप्त है, न कि लोकसभा को। निम्नलिखित विशेष अधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? तो इसमें आपको याद रखना है कि संसद को जो है राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिकार अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 249 प्रदान करता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसे भी मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो किसके संबंध में? एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु अनुच्छेद 312 के तहत, इसे आप देख चुके हैं ऊपर भी, और यहाँ पर लिखा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं के लिए यदि उपस्थित और मत देने वाले मेंबर में से 2/3 मेंबर के समर्थन से संकल्प पारित कर दे तो संसद ऐसी सेवा या सेवाओं की स्थापना कर सकेगी। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना, अनुच्छेद 312। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्ति किस क्षेत्र में है? राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्ति किस क्षेत्र में है? फिर से बोलते हैं, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्ति किस क्षेत्र में है? तो संविधान में संशोधन करने के विषय में, ठीक है। अगर संविधान में संशोधन करना है तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्ति आपके बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होगा?
प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। संसद भंग हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि अनुच्छेद 75(3) के अनुसार सरकार जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी। क्या आपको बताएं कि जो आपके मंत्री लोग हैं, जो आपके ऐसे समझिएगा, एक बार समझिए, ये आपके नौकरशाह है, ठीक है, नौकरशाह है। ये किसके प्रति जवाबदेह है? तो ये मंत्री के प्रति जवाबदेह है, नौकरशाह। मंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, ठीक है। लोकसभा किसके प्रति जवाबदेह है? तो जनता के प्रति जवाबदेह है। जो आपके लोकसभा के मेंबर हैं, इसके प्रति जवाबदेह है, तो जनता के प्रति जवाबदेह। इसे याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान के चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? तो इसमें जो है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, पहले ही आप देख चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि 8वीं जो अनुसूची है उसमें भाषा संबंधी प्रावधान किया गया है, जबकि जो 5वीं और 6ठी अनुसूची है जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किस राज्य में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो किस राज्य में आपके जो है समान लोक राज्यसभा का सीट है? तो इसे आप लोग एक बार देख लीजिए। इसमें देखिएगा कि जो आपके आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर आपके 11 सीट है। जो आपके आंध्र प्रदेश है, राज्यसभा की 11 सीट है। तेलंगाना में 7 सीट है। तमिलनाडु में 18 सीट है। महाराष्ट्र में 19 सीट है। गुजरात में 11 सीट है। राजस्थान में 10 सीट है, ठीक है। उसके बाद है कि गुजरात और मध्य प्रदेश, गुजरात एंड एमपी दोनों में कितना सीट है? तो 11 सीटें हैं। उसके बाद है कि उड़ीसा और राजस्थान, उड़ीसा और राजस्थान, ठीक है। यहाँ पर देखिए उड़ीसा और राजस्थान में कितने सीट हैं? तो 10 सीट है। बिहार एवं पश्चिम बंगाल में 16 सीट है। छत्तीसगढ़ एवं हरियाणा में 5 सीटें हैं। पंजाब, असम, तेलंगाना में 7 सीटें हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और एनसीटी दिल्ली 3 सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, पुडुचेरी, इन सभी में आपकी एक एक सीटें, ठीक है, एक एक सीटें। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान निम्न में से किस राज्य को आवंटित स्थानों का योग है? तो सिंपल से आप किस राज्य में कितना राज्यसभा का सीट है वो देख लीजिए। आंध्र प्रदेश में कितना सीट है? तो 11 सीट है। तेलंगाना में 7 सीट है। मध्य प्रदेश में 11 सीट है। तमिलनाडु में 18, बिहार में 16, गुजरात में 11, महाराष्ट्र में 19, उत्तर प्रदेश में 31, पश्चिम बंगाल में 16 और कर्नाटक में आपकी 12 सीटें हैं। तो आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए राज्यों तथा राज्यसभा में उन्हें आवंटित सदस्य संख्या की सूची दी गई है। इनमें कौन आपके सुमेल नहीं है? तो जो आपके मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में कितना सीट है? तो आपको याद रखना कि जो आपके मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में आपके 11 सीट है। पहले आपके 16 था, ठीक है, पहले आपके 16 था। महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 18 है और पश्चिम बंगाल में आपके 16 है। तो इसमें जो आपके केवल ए ऑप्शन आपके सम्मिलित नहीं है। तो इसमें है कि राज्य और राज्यसभा में स्थान, तो इसे भी आप सम्मिलित कर लीजिए। आंध्र प्रदेश में कितना सीट है? जो आपके आंध्र प्रदेश है, वर्तमान में आपके आंध्र प्रदेश में आपके 11 सीट है। अब तो चेंज हो गया है, ठीक है, 11 सीट है। यहाँ पर नीचे देख ही लीजिए, चेक मिला ही लीजिए। आंध्र प्रदेश में आपके 11 सीट है। जो आंध्र प्रदेश राज्य है उसमें आपके 11 सीट है। जबकि महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र में 19 सीट है। कर्नाटक में कितना सीट है? तो 12 सीट है। पश्चिम बंगाल में आपकी 16 सीट है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो कर लीजिए। राज्य और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या के बारे में देखिएगा। जबकि कर्नाटक है, गुजरात है, इसके पास कितना सीट है? तो 11 सीट है गुजरात के पास।
कर्नाटक के पास 12 सीट है, केरल के पास 9 सीट है और उड़ीसा के पास आपके 10 सीट है। इसमें से कौन आपके सम्मिलित नहीं, तो देख लीजिए कौन सम्मिलित नहीं है। आंध्र प्रदेश के पास 11 सीट है, उड़ीसा के पास 10 सीट है, तमिलनाडु तमिलनाडु के पास कितना सीट है, तो आपके 18 सीट है। महाराष्ट्र के पास आपके 19 सीट है, जबकि महाराष्ट्र है इसके पास 19 सीट है। तो इसमें आपके कौन सम्मिलित नहीं है, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपके ये सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। बाकी सारे के सारे आपके सही सम्मिलित है, ठीक है, सारे के सारे आपके सही सम्मिलित है। महाराष्ट्र में आपकी 19 सीटें, ठीक है, महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्धारित सदस्यों की संख्या सबसे कम है, तो हिमाचल प्रदेश से है। कितना है हिमाचल प्रदेश में, तो 3 है, ठीक है, 3 है। छत्तीसगढ़ में आपके 5 है, झारखंड में 6 है, जम्मू कश्मीर में आपके 4 है। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के दोनों सदनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संघीय क्षेत्र मतलब कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसमें दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, इसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आपके प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लोकसभा में आपके अधिकतम 20 है अभी, और राज्यसभा में भी 8 है, ठीक है, राज्यसभा में अभी वर्तमान में 8 है। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति उस सदन का सदस्य नहीं होते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो उपसभापति होते हैं आपके राज्यसभा के ही मेंबर होते हैं, जबकि जो राज्यसभा के सभापति हैं ये आपके उपराष्ट्रपति होते हैं, मेंबर नहीं होते हैं। तो पहला जो ऑप्शन आपका है गलत है। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। तो सही बात है, बिल्कुल ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ कह रहा है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें आपके जो है जो राज्यसभा है, लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा है, विधानसभा है, इन सभी के केवल आपके निर्वाचित मेंबर वोटिंग करते हैं, ना कि मनोनीत मेंबर वोटिंग करते हैं। जबकि वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में जो है राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों मेंबर वोटिंग करते हैं। तो ये पॉइंट आपका ठीक है, ठीक है। तो इसमें केवल आपके 2 वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, एक आपके गलत हो जाएगा, ठीक है। राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। जो आपके उपराष्ट्रपति हैं इनको वेतन भत्ता जो है राज्यसभा की अध्यक्षता करने के लिए दिया जाता है। इसे ध्यान से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर लिखा गया है कि अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। तो आपको बता चुके हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट है इसमें आपके लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत मेंबर दोनों मेंबर आपके वोटिंग करते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो अब लोकसभा में किसी को भी निर्वाचित किया नहीं जाता है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा, जबकि राज्यसभा आपके 12 मेंबर को मनोनीत किया जाता है। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, तो राज्यसभा का उपराष्ट्रपति, ठीक है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। निम्नलिखित में से किस एक का सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है, तो किसका होता है, राज्यसभा का होता है, उपराष्ट्रपति। निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, तो उपराष्ट्रपति, ठीक है। कहां पर उपराष्ट्रपति है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के चेयरमैन कौन है, जो आपके राज्यसभा इसका चेयरमैन भारत के उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के वर्तमान सभापति हैं, तो अभी कौन है, तो आपको याद रखना कि अभी जो है राज्यसभा के वर्तमान में उनका नाम क्या है, ये जो वेंकैया नायडू, ये तो पहले का है। अभी कौन है, तो अभी है जगदीप धनखड़, ठीक है, जगदीप धनखड़, ठीक है, जगदीप धनखड़
भारत के उपराष्ट्रपति हैं, जो राज्यसभा के वर्तमान में सभापति हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ है? तो 1952 में होता है। इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा। भारतीय संसद के 2 सदनों राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनती है जो आपकी संसद है। ये आपकी राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति की मिलकर बनती है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसके सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती है। इसका विघटन नहीं होता है, बल्कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सर्वप्रथम इसका गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को होती है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। 13 मई 1952। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो कौन? मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य होता है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह मंत्री जो राज्यसभा का मेंबर हो, राज्यसभा का मेंबर होते हुए लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ठीक है, क्योंकि जो मंत्री होता है वो जनता के प्रति जवाबदेह, सॉरी, जो मंत्री होता है वो आपके लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है, तो उसे लोकसभा में भी आपके जवाब देना पड़ता है। ठीक है, तो राज्यसभा से संबंधित सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस कर लिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।